बस कीजिए, आपका क्या अधिकार है हम पर रोक टोक लगाने का। प्रशांत गुस्से से रचना जी पर चीखा तो वह बोली, तुम्हारी माँ हूँ मगर सौतेली। पीछे से सुशांत ने कहा तो वह स्तब्ध रह गई। सौतेली शब्द जैसे उनके हृदय में तीर की तरह जाकर चुभ गया हो। 30 बरस पहले वह कस्बे के नामी जमींदार हरि नारायण चौधरी की दूसरी पत्नी बनकर इन बच्चों की माँ भी बन गई थी। उससे पहले उसके ही गांव के एक किसान से उसका विवाह हुआ था। साल भर के अंदर ही हैजे से उसकी मृत्यु हो गई थी। सास ससुर ने अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया था। भाई शहर में रहता था, बहन को अपने साथ ले आया, परंतु उसे यह चिंता भी थी कि मेरे बाद इसका क्या होगा। हरि नारायण जी से उनकी जान पहचान थी। काम के सिलसिले में एक दिन जब रचना का भाई उनसे मिलने आया तो उन्होंने हरि नारायण को रचना के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इसका फिर से विवाह करना चाहता हूँ। कोई लड़का नजर में हो तो बताना। तभी हरि नारायण जी ने बोला, अगर उचित समझो तो मैं रचना को अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम तो जानते ही हो कि पत्नी के स्वर्गवास के बाद से 3-3 बच्चों को संभालने में मुझे कितनी परेशानी हो रही है। कहने को तो वे तीनों बड़े हो चुके हैं, लेकिन भाई गृहिणी के बिना घर भूतों का डेरा ही होता है। खेती से आमदनी इतनी तो हो ही जाती है कि बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बिना औरत के घर वीरान रहता है। सुनकर रचना के भाई ने तनिक भी देरी नहीं की और पहले मुहूर्त में ही बहन का विवाह करके उसे हरि नारायण जी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में हरि नारायण ने पत्नी को घर परिवार और बच्चों की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी दे दी थी। तभी रचना ने पति से वचन ले लिया था कि हम और संतान को पैदा नहीं करेंगे। प्रशांत, सुशांत और पल्लवी ही हमारी संतान रहेंगी। तब हरि नारायण उनसे बोले थे कि तुमको पत्नी के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गया। हरि नारायण जी का घर एक ही तल्ले का था, लेकिन बहुत खुला खुला था। वहां बच्चों की बुआ आई थी। उन्होंने ही अपनी भाभी का स्वागत किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने बच्चों के कानों में नई माँ के बारे में इतना जहर उंडेल दिया था कि रचना और बच्चों के बीच दूरियां बनी रही और वो अपनी रोटियां सेकते रहे। अगर माँ बच्चे एक हो गए तो उनकी दाल नहीं गलने वाली थी। रचना ने अपने व्यवहार से पति का मन तो जीत ही लिया था, साथ ही कामगारों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन बच्चों के मन में भी अपनी जगह बना लेगी। पास पड़ोस के लोग भी उसे रचना जी कहकर पुकारने लगे थे। प्रशांत और सुशांत कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटों के हरकतें देखते हुए हरि नारायण जी ने मना कर दिया था। तब रचना जी ने उन्हें समझाया कि समय के साथ चलने में ही समझदारी है। हमें अपने बच्चों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तब दोनों ने पहली बार नई माँ तो नहीं पर थैंक यू माँ जरूर कहा था। कुछ साल बाद पल्लवी ने भी शहर के कॉलेज से पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। तब भी हरि नारायण जी यह कहकर मना करने लगे कि लड़की जात है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी। लेकिन रचना जी तो हार मानने वाली थी नहीं। पति को मना लिया और खुद बेटी के साथ जाकर उसे हॉस्टल में जगह दिलवाया था। बच्चों के शहर चले जाने के बाद उसने पति के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, जिससे हरि नारायण जी को बहुत राहत मिली। उनकी उम्र भी हो चुकी थी। हरि नारायण जी भी सोचते थे कि मेरे ना रहने पर मेरे परिवार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना सारा कारोबार अपनी पत्नी रचना के हवाले कर दिया था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। पढ़ाई खत्म करके दोनों भाइयों ने पिता की मदद से वहीं पर अपना एक कारोबार शुरू किया। पहले तो घाटा हुआ,
पैसा डूबता देख हरि नारायण जी भड़क उठे कि वहां से सब कुछ छोड़कर वापस आकर मेरे काम में हाथ बटाओ। रचना जी फिर अपने बेटों के लिए पति के सामने खड़ी हो गई और भाई के गहने बेचकर बच्चों को पैसे दिए थे उन्होंने। माँ थी ना, अपने बच्चों की तकलीफ में कैसे देख सकती थी। माँ का आशीर्वाद मिला तो उनके कारोबार में तरक्की होने लगी। पल्लवी की फाइनल परीक्षा खत्म होते ही हरि नारायण जी ने अपने बहुत अच्छे मित्र के शीए बेटे के साथ बेटी का विवाह कर दिया। साल बीतते बीतते प्रशांत और सुशांत की भी एक ही घर की दो बेटियों के साथ विवाह कराकर हरि नारायण जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। पल्लवी एक बेटी की मां बन गई और बहू और बेटों ने भी उन्हें पोते पोतियों का मुंह दिखा दिया था और बेटे शहर में ही बस गए थे। एक दिन हरि नारायण जी पत्नी से बोले कि चलो चलकर उनसे मिल आते हैं। रचना जी तो बहुत खुश हो गई, तुरंत चलने की तैयारी करने लगी। काम निपटाकर पति को दूध दिया और कहा पी लेना, बच्चों के लिए जरा मिठाई रख लेती हूँ, कहकर वे रसोई में चली गई और वापस आकर देखा तो हरि नारायण जी बिना दूध पिए और चश्मा हटाए ही सो गए थे। सब व्यवस्थित करके वह भी सो गई। सुबह उठकर देखा तो रचना जी चकित रह गई। हरि नारायण जी रात में जिस मुद्रा में थे अभी भी वे वैसे ही हैं। हे भगवान, उन्होंने उनकी नब्ज टटोली तो मुंह से चीख निकल गई। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो बिना कुछ कहे ही अपनी आंखें मूंद ली। रचना जी रोती जा रही थी। बच्चे आए, कुछ दिन साथ रहकर चले गए। फिर वहां और उनके साथ पति की याद। करीब 6 माह बाद प्रशांत आया और माँ से बोला कि यहाँ आप अकेले क्या करेंगे, हमारे साथ रहिए, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। पुत्र मोह के आगे उन्होंने साथ चलने के लिए सहमति दे दी। मगर बात थी घर और कामकाज की, तो प्रशांत बोला कि आधे घर में किराया लगा देते हैं और खेती के लिए 1-2 आदमी रख देते हैं, फिर मैं और सुशांत तो आते जाते ही रहेंगे। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर वही होने लगा जैसे सब घरों में होता है। घर के काम के लिए बाई उनकी मदद करती, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। पिता के रहते तो किसी ने मुंह पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो बेटे क्या बहू भी बेलगाम थी। बाई उनसे कहती, आप उनकी माँ हैं, ऐसा कैसे बोल देते हैं, तो वह हंसकर टाल जाती। रचना जी का पोता वंश और पोती वंश का अब टीनेजर हो रहे थे। उस उम्र में परिवर्तन होना और कुछ नया करने की इच्छा होना तो स्वाभाविक था। पोता भी छिपकर सिगरेट पीता था और पोती भी काफी देर रात तक घर वापस आती थी। वह कुछ पूछने और समझाने का प्रयास करती तो दोनों ही उन्हें छिड़क देते। इसमें बच्चों की गलती नहीं थी। बच्चे जो अपने माँ बाप से देख रहे थे वही सीख रहे थे। एक दिन रचना जी शाम की पूजा करके मंदिर से वापस आ रही थी तो उनकी नजर वंशिका पर पड़ी, जो एक लड़के के साथ जा रही। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा तो उनके पीछे पीछे जाने लगी। दोनों अपनी मस्ती में थे, तभी लड़का वंशिका के साथ कुछ गलत व्यवहार करने लगा। वंशिका ने मना किया तो वह जबरदस्ती करने लगा। वंशिका कमजोर पड़ने लगी तो रचना जी ने साड़ी का आंचल अपनी कमर पर बांधा और उस लड़के पर टूट पड़ी। वह लड़का तो चकरा गया, पिटते हुए पूछा, आखिर आप है कौन? मैं वंशिका की दादी हूँ, कहते हुए उन्होंने पोती को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को अपने अंदर समेट लेती है। रचना जी उसे चुप कराते हुए बोली कि अब से बेटा संभल कर रहना और घर में किसी को कुछ मत कहना, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ दादी। उसने अपनी दादी को कसकर पकड़ लिया था और दोनों दादी पोती घर आ गई। सब देखकर रचना ने दोनों बेटों से बस इतना ही कहा था कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो अपने काम से थोड़ा समय निकालकर बच्चों पर भी ध्यान दो, उनको समय दो। तो प्रशांत ने उन्हें कहा कि आपका क्या अधिकार है,
और सौतेली तक कह दिया। तो रचना द्वेष में आ गई और बोली, तुम्हारी माँ होने का अधिकार तो मुझे उसी दिन मिल गया था जिस दिन तुम्हारे पिता ने मेरी मांग में सिंदूर डाला था। उनके ना रहने पर भी मैं तुम्हारी माँ ही रहूंगी और गलती करने पर तुम्हें डांटने का अधिकार मुझे हमेशा रहेगा। अपने को डांटने के लिए यशोदा ने किसी से अधिकार नहीं मांगा था और ना ही भरत को प्यार करने के लिए कौशल्या ने कैकेयी से पूछा था। कहते कहते उनकी सांस तेज चलने लगी। बोली, घर में क्या होता है तुम लोगों को कुछ पता भी है? हमारे बच्चे अकेले का शिकार हो रहे हैं। दादी आप बैठिए। वंशिका ने अपनी दादी को सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया और कल शाम का पूरा वाकया अपने माता पिता को कह सुनाया और बोली, अगर दादी समय पर ना आती तो। वह रोने लगी। बेटे हतप्रभ थे और बहुएं भी शर्मिंदा। उन्होंने रचना जी के पैर पकड़ लिए और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। अगली सुबह दोनों बेटे काम पर जाने की तैयारी करने लगे। बहुएं पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी और बच्चे तो दादी को घेर कर पूछने लगे, दादी आपने फाइटिंग कैसे सीखी, हमें भी बताइए। तभी प्रशांत का छोटा बेटा दादी की गोद में बैठते हुए बोला, तोतली आवाज में बोला, मैं तो सबको गन से उड़ा दूंगा। फिर तो घर में ठहाके गूंजने लगे। तभी वहां प्रशांत की बुआ आई और बहुओं को किचन में देखकर बोली, आखिर है तो तुम्हारी सौते। उनकी बात पूरी हो भी नहीं पाई उससे पहले ही प्रशांत और सुशांत ने कहा, बस बुआ, आपकी इन्हीं बातों ने हमें माँ से इतना दूर किया है। हमने पिता को तो खो दिया लेकिन अब माँ को नहीं खो सकते। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अच्छा है आप माँ बेटों के बीच में ना आए, वरना जो थोड़ी बहुत इज्जत है आपकी वह भी खत्म हो जाएगी। उन्हें ट्रेन का टिकट थमा दिया और बोला, बुआ आइए आपको स्टेशन छोड़ आती हूँ। बुआ ने अपनी दाल ना गलती देख पतली गली से निकल जाना ही उचित समझा। प्रशांत और सुशांत को देर से ही सही लेकिन अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह अपनी माँ के चरणों में बैठ उनसे माफी मांगी और वादा किया अब उनकी वजह से माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। माँ ने उनके लिए बहुत किया है, अब उनकी बारी है। आज रचना जी को अपना परिवार पूरा इस तरह खुश देख बहुत गर्व महसूस हो रहा था खुद पर। अब बस वह माँ थी। किसी ने सही ही कहा है कि एक स्त्री ही है जिसके पास सभी अधिकार हैं, ईश्वर प्रदत्त होते हैं, फिर चाहे वह किसी पुरुष की पत्नी हो अथवा बेटे की माँ या फिर पोते पोतियों की दादी। अपनों की रक्षा करने के लिए वे सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए हमें हमेशा उनको बहुत प्यार करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।